कि किसी का पैर न छुए। लीजेंड सिनेमा जहाँ से आप जुड़े हुए हैं, जो सिनेमा आपके सामने खड़ा हुआ बना, लीजेंड सिनेमा का खुद का लगभग 100 वर्षों का इतिहास। वहाँ से हम लोग चलेंगे, उसके बाद लीजेंड सिनेमा के बारे में आपसे जानेंगे। मैं समझ गया। बना रीजेंट में और बहुत कुछ होता रहा। उसके बाद नए नए सिनेमा हॉल बनने लगे, नए नए सिनेमा हॉल नए नए टेक्नोलॉजी के साथ बने और इंस्पायर्ड हुए बाहर के लोगों से। यहाँ भी सिनेमा हॉल का एक फिक्स डिजाइन होता है। आज भी रीजेंट का आपको मैं अगर फोटो दिखाऊं पुराना, तो आपको बॉम्बे का रीगल, मेट्रो सब दिखेगा, एक जैसा डिजाइन, एक ही जैसा डिजाइन पे हॉल्स बनते थे। तो खैर उसके बाद लोगों को लगा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है। अब आता हूँ मैं इतिहास पे सिनेमा हॉल। तो जिन लोगों के पास जमीन जायदाद था, उन लोगों ने सोचा कि सिनेमा हॉल एक रॉब का बिजनेस है, ये भी एक तरह की जमींदारी प्रथा का एक्सटेंशन है। तो सब रिच एंड हाई लोगों ने सिनेमा हॉल शुरू किया बनाना, लेकिन सबको ये कॉन्फिडेंस नहीं था कि सिनेमा हॉल का भविष्य क्या है। तो पटना के जितने सिनेमा हॉल बने, एल्फिंस्टन, वीना, अशोक, रीजेंट, सब लीज लैंड पे बने और सब लीज लैंड पे बने। सर प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। तो सारे हॉल बने लीज लैंड पे, रीजेंट भी लीज लैंड पे था, वीना भी लीज लैंड पे है, सब लीज लैंड पे बने, क्योंकि सबका लीज बनता था लैंडलॉर्ड से 3 साल 5 साल 5 साल 4 साल ऐसे करके बना, क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि चलेगा। अब रही बात कि आज पटना में एक समय में 11 हॉल से घट के बच गए 3-4 पुराने नाम। एक रीजेंट बच गया, एक एल्फिंस्टन बच गया, एक मोना बच गया। रीजेंट और मोना को अगर आप देखिए तो वो तो सिंगल स्क्रीन है। भैया तुम जरा इधर आ जाओ ना, हम पीछे भी देखते रहेंगे तो हमको अच्छा लगेगा। इतना फोटो खींचो, अब बैठो ना थोड़ा। तो बात ये हो रही थी कि सिनेमा हॉल के मालिकों ने ये सोचा कि ये जमींदारी के फॉर्म का एक बिजनेस है, इसको किया जाए। और लोगों ने पिक्चर हॉल बनाए, सब के सब। आप उठा के देखिए, वीना सिनेमा के मालिक बहुत बड़े जमींदार, एल्फिंस्टन के मालिक बहुत बड़े प्रॉपर्टी वाले, उसी तरह से अशोक के मालिक, तो सब ने उसी तरह की चीजें बनाई। अनफॉर्चुनेटली आज वो सिनेमा हॉल क्यों नहीं दिखते। अब मैं आपको आता हूँ एक बहुत महत्वपूर्ण इशू पे कि पटना की आबादी आज इतनी बढ़ गई, लेकिन वो पटना के 11 सिनेमा हॉल जो एक समय में थे, वो घट के मात्र 3 पे क्यों हो गए। रीजेंट का सीटिंग कैपेसिटी 1133 था, वो आज घट के 650 है, अभी बिगेस्ट है। आइए एल्फिंस्टन 1132 सीट, वो घट के हो गया 220 सीट। मोना 1215 सीट, घट के हो गया 442 सीट। वीना बंद, वीना तो चल रहा है लेकिन वो अब चलने के लायक बेचारे नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन रूपक बंदी हो गया। अशोक ने क्या किया, उस लैंड को सेल कर दिया, मल्टीप्लेक्स चेन है आइनॉक्स और पीवीआर, उन लोगों ने ले लिया। ये क्यों हुआ? मैं आप सबको सिनेमा हॉल से रिलेट करके एक सामाजिक परिवेश में भी कुछ दिखाना चाहता हूँ। कारण क्या हुआ कि जितने भी मालिक थे वो थे तो जमींदार, और जितने भी उनके बच्चे हुए मेरे पीढ़ी के, मेरी पीढ़ी के, एक तो मेरे फादर के पीढ़ी के थे जिन्होंने बनाया, और मेरे पीढ़ी के जितने लोग थे, उन सब लोगों ने फील किया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। नतीजा क्या हुआ, आपसे मैं यही चीज बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी संस्था हो, अगर उसको चलाने वाले सीरियस नहीं होंगे और सोचेंगे कि जो कल था वो बना रहेगा, वो स्टेटस को बना रहेगा, तो आपको क्या लगता है चलेगा? आज जो बंद हुए वो सारे सिनेमा हॉल, एक जमाने के वो सब हिट पिक्चर हॉल थे।
मतलब जितनी अमिताभ की हिट पिक्चरें वीना ने चलाई होंगी, एक फिस्टन ने चलाई होगी, रूपक में चली थी राम तेरी गंगा मैली, संतोषी माँ, आज कहाँ वो क्यों है? क्यों नहीं है? क्योंकि सबके बाल बच्चों ने ये महसूस किया कि कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये कामधेनु है, डूबते रहेंगे ऐसे ही। तो आप भी, अगर आप में से कोई सोचता है कि जो आप कर रहे हैं वो ऐसे ही चलेगा, नहीं चलेगा। आपको अगर गमले में एक पेड़ उगाना है तो आपको खाद, पानी, धूप दिखाना होगा। आज रीजेंट 95 साल में पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे पिताजी ने श्रम दिया, मेहनत किया। उनसे बाद मैंने 77 में टेक ओवर किया और मैं 45 साल से उसको अपने श्रम दे रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। अब आइए, मेरी चौथी पीढ़ी आ, मैंने मेरा बेटा बेटी अब उसको देखा, मैंने उस जगह को उनको हैंड ओवर कर दिया। अब आपको बताता हूँ कि क्यों हैंड ओवर कर दिया, वो एक अलग कहानी है। तो जो दादाजी का वो ख्वाब था पैलेस ऑफ वैरायटी का, वो अब रीजेंट के बगल वाली बिल्डिंग में हमने पहले तल्ले पे एक पूरा फ्लोर आर्ट एंड कल्चर का बनाया है। आप सबसे अनुरोध है, जब आपको इच्छा हो आप आए, वहाँ पे ड्रामा होगा, वहाँ पे फिल्म फेस्टिवल होगा, वहाँ पे परफॉर्मेंसेस सिखाए जाएंगे। तबला वाले लोग आ रहे हैं, 7 तारीख से उसकी ओपनिंग हो रही है। तबला, सितार, लाइट म्यूजिक, डांस, सब कुछ वहाँ सिखाया जाएगा। और ये क्यों हो रहा है विनोद जी? उसका कारण है कि मैंने देखा कि अब जो कल्चर है, हमारे बहुत सारे बच्चे में अभिनय की क्षमता है, लेकिन उनको कोई जगह नहीं है जहां वो सीख सके। वो चाहते हैं कलाकार बनना, लेकिन वो सीख नहीं पा रहे। तो मैंने पता लगाया तो मुझे मिले नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पुंज प्रकाश, कुछ भी है वैसे। हाँ, दूसरा, मैं 15 साल से पढ़ा रहा पीछे विनीत कुमार की, जो बिहार के बहुत पहुंचे हुए कलाकार हैं, थिएटर आर्टिस्ट प्लस फिल्म में एक्टर। विनीत जी को मैं 15 साल से लगा हुआ था कि एक जगह ऐसी बनानी है। तो वो विनीत जी ने ढूंढ के मुझे पुंज प्रकाश दिया। अब पुंज प्रकाश और हमने मिल के 1.5 साल पहले शुरुआत करी और आज वो जगह बन के तैयार है। 4 जनवरी को हम लोग उसका इनॉग्रेशन कर रहे हैं। 5 जनवरी से वहाँ पे रेगुलर प्लेज होंगे। पहली टीम आ रही है 5, 6, 7 को परफॉर्म करने, आसाम से 10 लोगों की। और पिछले 4 महीने से पुंज प्रकाश जी ने मनीश्वरनाथ रेणु का जो कहानी थी, मारे गए गुलफाम, उसका म्यूजिकल अडेप्टेशन कर दिया है। और वो प्ले अभी हम लोग इनविटेशन पे दिखा रहे हैं। हर संडे अलग अलग ग्रुप्स को बुलाते हैं और वो प्ले दिखाते हैं। तो हाउस ऑफ वैरायटी अब पैलेस ऑफ वैरायटी नहीं, हाउस ऑफ वैरायटी बन गई। अब आप लोग आएंगे 5 तारीख के बाद से। तो पहली टीम आसाम से आ रही है 10 लोगों की, उसके बाद दूसरी टीम आएगी 19, 20, 21 बॉम्बे से। डेट्स मार्क कर लीजिएगा। हम लोग उसके बाद से वहाँ पे शुरू करेंगे प्लेस, और सब हाई लेवल जिन प्लेस को देखने लोग जाते थे पृथ्वी में और अलग अलग जगहों पे, अब आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जगह वहाँ बन गई है। तो मैं उस पर नहीं आऊँगा कि बाकी हॉल क्यों बने, इशारा आपको कर दिया। कारण क्या था? वो ये नहीं था कि कोई बनाने में दोष था, पीढ़ियाँ उसका वैल्यू नहीं समझी। पीढ़ियों ने समझा कि कामधेनु को धोते रहना है और चलता रहेगा। तो मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि ये जो हाउस ऑफ वैरायटी बनी है, यहाँ फिल्म फेस्टिवल भी होंगे, यहाँ पे इंटरनेशनल नेशनल प्लेज होंगे। आप सबसे अनुरोध है, आइएगा ज़रूर, इसलिए कि मैं यही जानता हूँ ये जगह आपके लिए बनी है। आप लोग अगर आएंगे तो ये जगह पनपेगा। हाउस ऑफ वैरायटी आप लोग को ज़्यादा इशू नहीं है, ज़्यादा सीट लगाए नहीं विनोद जी, मैंने जानबूझ के वहाँ केवल 50 सीट लगाए और स्टेट ऑफ द आर्ट का बनाया है पूरी जगह को। जो लाइट, साउंड, पूरा चीज़ डिज़ाइन है रॉबिन दास
साउदी चक्रवर्ती जो NSD से पास आउट हैं और जिनको संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है, थिएटर डिज़ाइन, साउंड एंड लाइट डिज़ाइन, उन लोगों ने इस पूरी जगह को बनाई है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से उन लोगों को अवार्ड मिला है, स्टेट ऑफ द आर्ट की चीज़ बनी है। तो मैं हाउस ऑफ हेरिटेज के बारे में आपको बता दिया। अब आप लोग आइएगा, उस जगह को देखिएगा, अपना गुड विशेष दीजिएगा। आप ही के बारे में मैं बोलने वाला था। आप बैठिए, आशीर्वाद दीजिए, फिर बोलिए। सबसे पुराना हाँ चल रहा है रवि, सबसे पुराना एग्जिस्टिंग हॉल आप रिमॉडल किए पिताजी के बाद जी 6 पट्टीदार थे, हाँ शिवेंद्र सिन्हा को मिला करके। जी वो फर्स्ट नेशनल अवार्ड विनर है हाँ बिहार का। 1 पट्टीदार थे हाँ जो आपको पिताजी को भेज दिया अपना से है। पहले पटना में सिनेमा शुरू हुआ रेस कोर्स में, अच्छा जिसके बाद में उसका नाम हो गया बांकीपुर मैदान। अच्छा 1948 में महात्मा जी का डेथ के बाद उसका नाम हो गया गांधी मैदान। वहाँ पर टेंट सिनेमा चलता था, छोटा छोटा ब्लैक एंड वाइट और साइलेंट फिल्म चला रहा था। मदन देव बोला हाँ, जो कि बाद में एग्जिस्टेंट बन गया। सिनेमा का ये तो 1900 उसके बाद मदन जो कि एल्फिंस्टोन थिएटर बॉम्बे को खरीद करके एल्फिंस्टोन बाइस्कोप कंपनी के नाम दिए। तो दोस्तों, पटना पुस्तक मेला में आप सुमन कुमार जी से सुन रहे थे रीजेंट सिनेमा हॉल की कहानी, और अंत में उनका साथ देने पहुंचे रिटायर IAS अधिकारी बिहार थिएटर के अध्यक्ष RN दास सर। और ये नज़ारा, ये सब कुछ हो रहा है पटना पुस्तक मेला में। बाइस्कोप अगर आप देखने के इच्छुक हैं तो आप आइए, आनंद लीजिए इसका। किताबों की दुनिया तो है ही, इसके अलावा भी यहाँ बहुत कुछ है। आप सभी का पटना पुस्तक मेला में स्वागत है। धन्यवाद। देखते रहें देसी पत्रकार मनीष महिवाल।